ये जीनोस पैराडॉक्स में मैं अगर आपको इसका डिस्क्लेमर बताऊं, तो जो फर्स्ट डिस्क्लेमर है वो ये, वी आर नॉट हियर टू डिस्कस मतलब इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ जीनोस पैराडॉक्स, क्योंकि अगेन ये बहुत लंबे और बहुत जो है, जिसे मुझे कहना चाहिए कि दे आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, वेरी होलिस्टिक बाय नेचर, और उसके डिस्कशंस पॉसिबल भी नहीं है एक दो क्लास में। बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस कोर्स में, और आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज टू अंडरस्टैंड कि कॉमन रीजनिंग और से compared to when we talk about in terms of paradoxes या in terms of all these contradictions which arise, है ना, तो उसमें क्या ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें पिक करने की जरूरत है, so that we can enable ourselves to have a more or a better understanding of nature as well as language, है ना। ये चीज जो है हमारा आइडिया रहता है। तो इसलिए जो हमारा मेन फंक्शन है वो ये है दैट वी विल ट्राई टू सी इफ वी कैन पिक अप सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि पिकिंग अप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विल बी नेसेसरी, है ना। और हमारे लिए वो की पिकिंग्स जो है वही सबसे ज्यादा काम करती हैं, और इसलिए इसमें मैंने बोला कि ये सारी चीजें मतलब मिलियंस मिलियन कह रहा हूँ, मिलियंस ऑफ आपको जो है इंटरनेट पे साइट्स मिल जाएंगे, या जैसे मुझे कहना चाहिए कि रिसोर्स मटेरियल मिल जाएंगे, है ना। फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स इट इज बीन डिस्कस्ड एंड इट इज स्टिल डिस्कस्ड। द थिंग इज कि ये सारी चीजों को जो है आज भी डिस्कस किया जाता है। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू विद एनी रेफरेंस, मैं आपको सिर्फ कहूंगा कि स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी में आप इसकी एंट्री देख सकते हैं। हालांकि इसकी एंट्रीज और भी बहुत सारी जगहों पे काफी अच्छी है, तो आप वहां पे भी देख सकते हैं। और यूट्यूब में आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो जीनोस पैराडॉक्स के अलग अलग फॉर्म्स, या इट्स आल्सो अ फैमिली ऑफ पैराडॉक्सेस, अ सीरीज ऑफ पैराडॉक्सेस, तो वो सारी चीजों को भी बताएगा। लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि जीनोस पैराडॉक्स क्या है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि उसकी पिकिंग्स क्या है। क्योंकि जीनोस पैराडॉक्स मैं आपको 2 लाइन में समझा दूंगा, या आप खुद भी जानते होंगे, मोस्ट ऑफ यू हैव गॉन थ्रू ऑल दीज स्टोरीज। ये तो दंत कथा है, फोकलोर है ना, तो इसके बारे में जो है लोग जानते हैं, लोग जो है बात करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। बिफोर गोइंग टू जीनोस पैराडॉक्स में आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे सभी से एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने 11वीं 12वीं में लिमिट्स फंक्शंस या फंक्शंस लिमिट्स कंटिन्यूटी में पढ़ा भी होगा। रिगार्डिंग x टेंड्स टू 0 का क्या मतलब होता है? अगेन आई डोंट वांट एन आंसर, बट मैं आपको जो है कुछ ऑप्शंस दे रहा हूं, आप थोड़ा सा सोचिएगा, ठीक है। 4 ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूं कि x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होता है। क्या इट इज क्लोज टू 0, सेकंड इट इज इक्वल टू 0, थर्ड इट इज नॉट इक्वल टू 0, एंड फोर्थ नन ऑफ द अदर। अगर मैं आपको फिलोसॉफिकल स्पीकिंग ये कहूं कि ये चारों आंसर सही हैं, तो आप अगेन पैराडॉक्सिकल सिचुएशन में आएंगे, है ना। आपको पैराडॉक्सिकल सिचुएशन क्यों लगेगा? ये आपको पैराडॉक्सिकल सिचुएशन ये लगेगा कि समथिंग इज इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, है ना। अच्छा, तो ये दोनों जो है इनमें से कोई एक ट्रू हो सकता है, और दूसरा चीज इट इज क्लोज टू 0 जो है इन दोनों पैराडाइम में नहीं आता है, इक्वल और नॉन इक्वल के। तो आपको लगेगा कि अगर मैं बोलूं चारों आंसर नन ऑफ द अबव, है ना, तो चारों आंसर कैसे ट्रू हो सकते हैं? यही चीज कहीं ना कहीं आपको जीनो बताने की कोशिश करता है। तो आपको तो पता है कि x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होता है, अगेन फ्रॉम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन आपने ये चीज भी देखी होगी कि x टेंड्स टू 0 अगर मैं इसका एक नॉर्मल आंसर दूं फ्रॉम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इट इज क्लोज टू 0 बट इट इज नेवर इक्वल टू 0, है ना। यही अंडरस्टैंडिंग होती है। बट देन we have solved all the questions on limits जिसमें x tends to 0 या x tends to infinity आता है कभी कभार, है ना, उसमें वैल्यू क्या डालते हैं? x tends to 0 में वैल्यू क्या डालते हैं? जब पूरा सब कुछ सॉल्व हो जाता है तो उसका क्या डालते हैं? वैल्यू 0 ही डालते हैं। तो जब कोई चीज की वैल्यू 0 नहीं है और क्लोज टू 0 है, फिर उसको 0 डालते हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग में क्वेश्चन आता होगा ना कि अगर 0 नहीं है तो 0 कैसे पुट कर सकते किसी चीज की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन आपको जो है और बहुत बैकडेट कुछ प्रॉब्लम्स पे लेके जाएगा। और हालांकि लोग ये कहते भी हैं that there are solutions available to Zeno's paradox, which is the truth, हाँ, पर वो नॉन क्लासिकल मैथमेटिक्स में होता है। और दूसरी चीज ये है कि इसके बाद भी ये प्रॉब्लम पोज करना बंद नहीं करता, एंड देयर आर ए नंबर ऑफ वर्जन्स ऑफ इट। अगेन वी आर नॉट गोइंग टू गो ओवर देयर, बट रादर अंडरस्टैंड इट फ्रॉम अ कॉमन रीजनिंग पर्सपेक्टिव। कंसिडर दिस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है हमने एरिस्टोटल की फिजिक्स से लिया है। अब आप बोलोगे कि जीनोस पैराडॉक्स एरिस्टोटल की फिजिक्स से क्यों लिया जा रहा है, तो आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूं कि
जीनो ऑफ इलिया का जितना भी वर्क है वो बेसिकली प्लेटो और एरिस्टोटल के वर्क से मिलता है, उनका खुद का वर्क बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, या कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं मिलता है। क्या है, इफ देयर आर मेनी दे मस्ट बी एज मेनी एज दे आर एंड नीदर मोर नॉर लेस देन दैट। ठीक है, ये एक पैराडॉक्स की बिगिनिंग है जिसको एरिस्टोटल ने रिफ्यूट भी किया है। जीनोस के पैराडॉक्स को जो है एरिस्टोटल ने रिफ्यूट भी किया हुआ है अपने फिजिक्स में। इनफैक्ट एरिस्टोटल की फिजिक्स जो है वो आपको मिलेगी उनके ऑर्गेनन में। ऑर्गेनन बेसिकली द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, उसमें एक बुक है फिजिक्स, और उसमें जो है आपको जीनोस पैराडॉक्स भी मिल जाएगा, जहां पर उन्होंने डिस्कशन किया और फिर बताया है कि ये चीज क्यों गलत हो रही है। ठीक है ना, हालांकि अगेन आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू विद ऑल दी सॉल्यूशंस एंड ऑल, रादर देन वी वांट टू डिस्कस सर्टेन थिंग्स जो कि मेरे लिए और आपके लिए इस कोर्स में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, तो if there are many they must be as many as they are and neither more nor less than that, but if they are as many as they are they would be limited. If there are many things that are unlimited, for there are always others between the things that are, and again others between those, and so the things that are unlimited. ये सिम्प्लिकस का जो है आपको ये एरिस्टोटल के फिजिक्स में 140 2090 मिल जाएगा, तो आप इसको सर्च करके भी देख सकते हैं, आप नेट पे भी सर्च करके देख सकते हैं। आजकल एरिस्टोटल का ऑर्गेनन जो है वो नेट पे भी अवेलेबल है। अब ये बताने की क्या कोशिश कर रहा है ये मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। आपने रियल एनालिसिस तो पढ़ी नहीं होगी, या और भी बहुत सारे इस तरीके के टॉपिक्स मैथमेटिक्स में अगर आप जनरली स्पीकिंग पढ़ें तो मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स बिटवीन टू नियरेस्ट पॉइंट्स। ये एक स्टेटमेंट है जो कि एक्सेप्ट करती है मैथमेटिक्स, और अगर ये एक्सेप्ट करती है तो आप इनफाइनाइट और पॉइंट दोनों को डिफाइन नहीं कर सकते, विच इज ऑल्सो द ट्रूथ, है ना। पॉइंट का डेफिनेशन अगर आपको याद हो, फिलोसफी और साइंस वालों के साथ मैंने ये डिस्कशन इससे पहले भी किया है, पर फिर भी जो दूसरे लोग हैं उनको मैं एक बार बता देता हूं कि पॉइंट इज समथिंग व्हिच एक्वायर्स स्पेस बट हैज नो डायमेंशन। नाउ इफ पॉइंट इज समथिंग व्हिच एक्वायर्स स्पेस बट हैज नो डायमेंशन, तो वो एग्जिस्ट करता है, कैसे एग्जिस्ट करता है, उसमें काफी जो है जिसे हम कहते हैं कि आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ, है ना, और वो जो है उसमें जो है काफी वेरिएशंस आ सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, और ये एक्सप्लेनेशन जो है ये भी अपने आप में एप्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट इट गिव्स राइज टू एवरीथिंग व्हिच वी कैन काउंट एंड व्हिच वी कैन मेजर, ये एक चीज है। तो यहाँ पे जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को फेस होता है। मैं क्यों ये चीजें बोल रहा हूँ उसको थोड़ा समझना। जीनोस ऑफ इलिया का जो अकाउंट है ना, ये 490 से 430 बीसी के आसपास जो है आपको इनका टेक्स्ट मिल जाएगा। आप कह सकते हैं 5th सेंचुरी बीसीई में जो है इनको माना जाता है। सो इट इज बिफोर एरिस्टोटल, प्लेटो एंड सोक्रेटस, तो प्री सोक्रेटिक अंडरस्टैंडिंग है, एंड ही इज नोन फॉर हिज पैराडॉक्सेस। तो इनकी स्टडीज जो है या इनके वर्क्स जो है आपको प्लेटो और एरिस्टोटल के डिस्कशंस में मिल जाएंगे, और इनका खुद का डिस्कशन या इनका खुद का टेक्स्ट जो है मेरे ख्याल से सर्वाइव नहीं करता, या एटलीस्ट स्टिल वी आर अनेबल टू फाइंड इट। ठीक है ना, ही इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कि रिडक्शियो एड एब्सर्डम, है ना, रिडक्शियो एड एब्सर्डम जो है ये एक आर्गुमेंटेशन फॉर्म है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्गुमेंटेशन फॉर्म है, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि जिसको जो है यूज किया जाता है, और ये इनके आर्गुमेंटेशन में मिल जाता है कि अगर आप किसी चीज को एब्सर्ड तक प्रूव कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि इनिशियल जो आपका सपोजिशन है वो गलत है ना। तो ये प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, या कभी कभार हम जिसको कहते हैं इनडायरेक्ट प्रूफ, है ना, तो ये सारे के सारे जो हैं ये जो है यहीं से बर्थ लेते हैं। और डेफिनेटली जैसे मैंने बोला कि ही इज ए वेरी वेरी पॉपुलर पर्सन फॉर पैराडॉक्सेस, वेरी इंटरेस्टिंग पैराडॉक्सेस। मैं एक दो चीजों के बारे में थोड़ा सा बात भी करूंगा, और इन्होंने डेवलप किया है, एंड दे आर लिटरली माइंड बॉगलिंग। ठीक है ना, ये हमें क्या बताने की कोशिश करता है, ये हमें बताने की कोशिश करता है कि देयर आर सर्टेन अनएग्जामिन्ड नोशंस। यूजुअली हम बहुत बार बहुत सारी चीजों को क्वेश्चन करते ही नहीं है, ये प्रॉब्लम है ह्यूमन माइंड के साथ कि कुछ चीजें हमें बहुत ऑब्वियस लगती है, लेकिन उसकी बट ऑब्वियस को अगर कभी क्वेश्चन करें तो हमें लगेगा कि अरे बाप रे, इससे ज्यादा कंट्रोवर्शियल तो कोई चीज है ही नहीं। तो जीनोस पैराडॉक्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीनोस का कॉन्ट्रीब्यूशन, उसको हम अंत में लेंगे भी थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप किसी भी नोशन को अनएग्जामिन्ड ना रहने दें। इनफैक्ट सोक्रेटस तो एक जमाने में कहता भी था दैट एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, है ना। तो वो चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जो ये है अंडरस्टैंडिंग
इसमें भी जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि कोई कितना भी स्टैब्लिश नोशन हो उसको क्वेश्चन करके देखिए, हो सकता है कि वो एकदम बिल्कुल रेडीली प्रूव हो जाए, और नहीं तो फिर हो सकता है कि वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करे और उसको जो है हमें एड्रेस करने की जरूरत पड़े, है ना। तो ये जो है कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको पहले से बता रहा हूं, बिकॉज देखिए आप देखेंगे कि एग्जामिनेशन में भी जो है हम क्वेश्चंस एग्जैक्टली व्हाट इज जीनोस पैराडॉक्स है इसका एक्सप्लेनेशन कर, मैं आपको इसके इसीलिए ये क्लासेस और ये क्लास के डिस्कशंस जो है आज थोड़ा फॉलो भी करेंगे, और साथ में जो लेक्चर्स हैं इसको मैं पुट अप भी कर रहा हूं, आप देख भी रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिकॉज द लाइन ऑफ आर्गुमेंटेशन एंड द डिस्कशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। बट चलिए सबसे पहले देखते हैं डिकोटॉमी क्या है। डिकोटॉमी ये है that the first asserts the non-existence of motion on the ground that that which is in locomotion must arrive at the halfway stage before it arrives at the goal। मुझे बहुत अच्छे से याद है आज भी जब मैं 11th या 12th स्टैंडर्ड में था और हम फंक्शन लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे थे, तो फंक्शन लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी पढ़ते हुए हमको हमारे टीचर ने बताया था कि एक चूहा है जो कि एक कमरे में जो है एक कोने में खड़ा है और दूसरे कोने में जो है एक शुगर क्यूब है ना। तो शुगर क्यूब किसी ने गिरा दिया, अब वो चूहा जो है वो शुगर क्यूब को उसने देख लिया या उसको सूंघ ले, अब उसको वो खाना है, तो वो चलना चालू करता है। बस कंडीशन हमने क्या कर दिया कि वो चूहा जब भी चलेगा वो शुगर क्यूब की तरह, जैसी जितना भी डिस्टेंस है उन लोगों के बीच में, मान लेते हैं कि 15 फीट डिस्टेंस या 20 फीट डिस्टेंस एक रूम के अंदर, ठीक है ना, तो वो उसका हाफ ट्रैवल करेगा, उसका एक बार रुकेगा। और ये चूहा को समझ में भी आ गया, या चूहे को हमने इस तरीके से कंडीशन कर दिया, तो क्या चूहा कभी वहां तक पहुंचेगा। एंड जब हमने थोड़ा सा इसको सोचा तो हमने देखा कि हर हाफ डिस्टेंस पर अगर वो रुकता है, उसका फिर वो हाफ डिस्टेंस पर रुकता है, फिर वो हाफ डिस्टेंस पर रुकता है, तो इट विल नेवर बी एबल टू रीच दैट शुगर क्यूब। एंड दिस इज द ट्रुथ, दिस समथिंग व्हिच वी नो। तो अगर ऐसा केस है तो आप कभी भी एक फाइनाइट डिस्टेंस भी ट्रेवल नहीं कर सकते, एक फाइनाइट डिस्टेंस भी ट्रेवल नहीं कर सकते। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट इनफाइनाइट। ये एक क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत सोचने पे मजबूर करता है, ठीक है ना, कि आपको अगर कोई डिस्टेंस ट्रेवल करना है और उसके हाफ डिस्टेंस पे आके रुकना है, मान लेते हैं, तो उसके बाद एक सेकंड रुकिए, आधा सेकंड रुकिए, जो भी रुकिए, जितना भी स्मॉलेस्ट आप रुक सकते हैं, उसके बाद आप फिर से चलेंगे। अगेन जो भी डिस्टेंस होगा उसके हाफ पे आपको रुकना है, तो आप देखेंगे कि यू विल नेवर रीच द डेस्टिनेशन, यू विल नेवर रीच द डेस्टिनेशन। दिस इज द ट्रूथ एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस वर्ल्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो इतने सारे डिस्टेंसेस ट्रैवल करते हैं। या 15 फीट की बात हो रही है, मैं तो उस दिन वैष्णो देवी से होकर आ गया, 15 किलोमीटर 30 किलोमीटर चल के आ गया। ऐसा तो 14 किलोमीटर बोलते हैं, पर अगर बाणगंगा के पहले वाला भी डिस्टेंस मान ले करते हुए जा रहे होते तो 15 से ज्यादा ही, तो 30 से ज्यादा ही हम ट्रैवल कर रहे होते। तो एक दिन में हमने इतना जब ट्रैवल कर लिया, तो फिर क्या ऐसी बात रह गई कि आप कह रहे हो कि जो है आप 15 फीट नहीं ट्रैवल कर पाओगे। तो दिस becomes a question, and we know practically speaking we can travel, but then theoretically speaking we cannot travel, and the theory and the reasoning over here, there is nothing absurd about it, it's absolutely fine कि आपको हर डिस्टेंस जब तक ट्रैवल करना है उसके आधे डिस्टेंस पे रुकना है। आप देखो कभी नहीं रीच कर पा रहे, becomes a question problem कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, why this problem is coming, and it's not only a problem of philosophy। कभी कभार बहुत सारे लोगों को लगता है कि फिलोसफी वाले बड़े सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, बिलीव मी इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स एज वेल। और मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे पैराडॉक्सेस आते हैं, और मैथमेटिक्स तो एग्जैक्ट साइंस है भी, तो ये सारी चीजें आप जानते हैं। अच्छा, Achilles and the tortoise, ये वाला रेस भी आपने सुना होगा कि in a race the quickest runner can never overtake the slowest, since the pursuer must first reach the point whence the pursuit started, so that the slower must always hold the lead, है ना। आप ये भी जानते हैं कि अगर एक्टिलिस और टॉर्टोइस को जानते हैं ना कि एक्टिलिस एक बिग पर्सन है और टॉर्टोइस है, उसके साथ वो रेस लगाता है, और क्योंकि टॉर्टोइस बहुत स्लो है और एक्टिलिस तो बहुत फास्ट है, तो बोलते हैं तो 100 मीटर आगे चल ले, है ना, या 10 मीटर आगे खड़े हो जाए, है ना। इस तरीके की आपको बहुत सारी कथाएं मिल जाएंगी। तो और जो है आप रेस करेंगे तो कौन जीतेगा, वेरी प्रैक्टिकली वेरी कॉमन सेंसिकली वी नो एक्टिलिस जीतेगा, है ना। वो तो 1 सेकंड ही लगेगा या 1 मिनट ही लगेगा, वो क्रॉस कर जाएगा उसको। और थ्योरेटिकली देखते हैं पॉसिबल ही नहीं है कि एक्टिलिस कभी जीत सके, है ना।
जो पहले स्टार्ट करेगा, जो आगे वाले डिस्टेंस पे है, वही पूरा डिस्टेंस करेगा, है ना। और एक्यूलीज जो है हमेशा पीछे रह जाएगा। ये सारी कहानियां मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आई एम 100% श्योर दैट मेनी ऑफ यू मस्ट हैव गॉन थ्रू ऑल दीज थिंग्स बिफोर एज वेल, एंड यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स कि हाँ यार, थियोरेटिकली स्पीकिंग तो कभी भी एक्यूलीज जो है टॉर्टोइस को ओवरटेक नहीं कर सकता। नाउ द प्रॉब्लम एंड द क्वेश्चन फॉर अस इज, ऐसा क्यों हो रहा है कि इवन इफ वी आर वेरी राइट विथ आवर अंडरस्टैंडिंग थियोरेटिकली, है ना, कि हम जो है उसको स्मॉलर 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 अमाउंट में लेकर आके कैलकुलेशन सही कर रहे हैं, बट इट इज नेवर एबल टू क्रॉस एंड दिस बिकम्स अ वेरी फॉर्मिडेबल क्वेश्चन कि यार क्यों हो रहा है ऐसा, व्हाई इट इज नॉट एबल टू, जैसे मुझे कहना चाहिए कि ओवरटेक दैट टू अ टॉर्टोइस, है ना। जो कोई दूसरा छोटा जानवर होगा उसको भी वो ओवरटेक कर देता। ये तो टॉर्टोइस है, ये तो एकदम स्नेल पेस पे चलता है ना। सबसे स्लो एनिमल्स में से या लिविंग बीइंग्स में से एक है ना। ऐसे स्नेल उससे भी स्लो, इसलिए कहते हैं स्नेल पेस। तो क्यों नहीं जीत पाएगा फिर, है ना। तो बिकम्स अ क्वेश्चन, तो कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आप देखोगे कि हाँ ये बिल्कुल ही ट्रैवल कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, ये दिस इज द प्रॉब्लम। चलिए, अगर आपको एरो पैराडॉक्स के बारे में पता हो तो ये जो है मेरे ख्याल से द मोस्ट बिजार ऑफ द थिंग्स व्हिच आई हैव एवर हर्ड इन माय लाइफ, एंड दैट इज दैट अ मूविंग एरो इज एट रेस्ट, है ना। अब मूविंग एरो, आप बोल रहे हो कि एक एरो मूव कर रहा है और वो जो है रेस्ट में रहता है। नाउ दिस इज आल्सो समथिंग, अगेन आप सर्च करके देखिए तो आप को ढूंढ के मिल जाएगा कि हाउ अ मूविंग एरो कैन बी एट रेस्ट, बिकॉज जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छे से एग्जांपल के साथ समझा सकता हूं उसको, जो कि शायद आपको नहीं मिले। अ मूविंग एरो इज एट रेस्ट इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय ए पिक्चर ऑफ अ मूविंग एरो। आप समझ सकते हो ना कि अगर हम किसी चीज का स्टैटिक पिक्चर लेते हैं तो इसका मतलब क्या है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई खराब कैमरा है आपके पास, तो आप अगर कोई मूविंग चीज की फोटो खींचोगे तो वो ब्लर्ड आएगी, है ना। लेकिन अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा कैमरा है जिसका की शटर स्पीड या उसका जो है वो फ्रेम्स पर सेकेंड और इस तरीके की चीजों को बहुत अच्छे से वेल डिफाइन किया हुआ है, और वो जो है जैसे स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में यूजुअली जो है बहुत अच्छे कैमराज यूज होते हैं, इवन बेटर देन मूवीज। जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं या स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करते हैं, दे आर वेरी गुड कैमरास। तो उनके कैमरास में एक बहुत फास्ट मूविंग चीज की भी फोटोग्राफ खिंच जाती है, एंड आप इस चीज को समझते होंगे कि इन दैट फोटो इट लुक्स स्टेबल, है ना, दैट इट लुक्स दैट इट इज एट रेस्ट, है ना। वो स्टेशनरी आइटम दिखता है ना, क्योंकि तो फोटो में वो मूव तो कर रही होगी, फोटो में तो मूव नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि फोटो में वो स्टे बैक करता है। तो आपने जिस मिली माइक्रो नैनो पिको सेकेंड में उस किया है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एट रेस्ट था। तो एरो भी जो है कभी मूव नहीं करता एंड इस तरीके के ना जाने कितने सारे सवाल हैं। इट विल ब्रिंग अस बैक टू क्वांटम मैकेनिक्स, लेकिन मैं अभी इन सब चीजों में कभी नहीं जाना चाहता हूं, सो दैट कि हम टाइम वेस्ट नहीं करें। बट इट इज an amazing thing which you will see that basically a moving arrow is at rest, है ना। तो आप इसको भी समझ पाएंगे। we will start the discussion soon, just allow me to complete and continue the slides। अब implications of Zeno paradox जो है ये बेसिकली प्लूरैलिटी और मोशन को क्वेश्चंस करते हैं, है ना, कि अगर आप कोई चीज वन है तो क्या वो डिविजिबल है, ये एक पहली चीज है। और दूसरी चीज है कि कोई मोशन पॉसिबल है कि नहीं, या कभी भी हम मूव नहीं करते हैं, या अगर हम मूव कर रहे हैं तो हमेशा जो है एक दूसरे के पीछे रह जाएंगे, कभी भी आगे नहीं जाएंगे, है ना। एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं। तो ऐसे ना जाने बहुत सारे टॉपिक्स जो है जीनोस पैराडॉक्स ओपन करता है ना। वी से दैट इट ओपन्स द होल पैंडोरा बॉक्स, दिस इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा जो उससे उससे भी ज्यादा फिलोसॉफिकली इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है दैट what is negligible and what is considerable and how to differentiate between the two, कि कौन सी चीज negligible है, कौन सी चीज considerable है। क्या negligible है तो उसको हम जो है हटा सकते हैं अपने प्रूफ से, और क्या अगर कोई चीज कंसिडरेबल है तो उसको हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा उसको। मतलब ऐसी न जाने कितनी सारी चीजें जो आती हैं वो हमको बहुत क्वेश्चन करने के लिए कहते हैं। इनफैक्ट न्यूटन ने एक जमाने में जो है इस तरीके की बहुत सारी चीजों के बारे में कहा भी है, उसके कारण से थोड़ा सा उनका क्रिटिसिज्म भी हुआ है। अगेन यू कैन रीड इट इन द हिस्ट्री, और मैं आपको थोड़ा सा एक साथ बताऊंगा भी। बट
आप खुद भी कभी कभार अगर लंबे प्रूफ्स करें मैथमेटिक्स में तो आपको दिखेगा कि ये वाली क्वांटिटी क्योंकि बहुत ही छोटी हो जाएगी तो इसलिए इसको हम हटा देते हैं अपने प्रूफ से, है ना। वी फाइंड द डेटा रिडंडेंट, तो उसको प्रूफ से हटा देते हैं, उसके बाद बाकी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उससे हमें रिजल्ट मिल जाता है। तो हमें लगता है कि वो हो ये नेग्लिजिबल हो गया, है ना। और कोई चीज कंसिडरेबल है तो उसको कंटिन्यू करते रहते हैं, कंटिन्यू करते इवन इफ इट्स स्मॉल डेटा, और बाद में चल के देखते हैं कि वही जो है रिजल्ट फाइंड करने में हमें बहुत हेल्प करता है। तो कंसिडरेबल क्या है, नेग्लिजिबल क्या है, अच्छा किसी चीज को जीरो पुट कर सकते हैं क्या, है ना, या जीरो नहीं पुट कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है काफी हद तक मैं भी न्यूटन के उस लाइन पे आऊंगा तो आप थोड़ा सा समझ पाएंगे। मैं आपको दो चीजों पे और लेके जाना चाहता हूं, और इसलिए मैंने बोला था कि इस कोर्स को करते हुए आपको वो पुराने जो फैलेसीज का डिस्कशन है, और मैंने आपको आपके साथ 3 वीडियोस शेयर भी किए हैं, आप उनको जरूर देख लीजिएगा। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन और फैलेसी ऑफ डिवीजन, है ना, जो लास्ट वाले फैलेसीज हैं हमने डिस्कस किए थे एम्बिग्युइटी पे, तो उसमें ये दोनों फैलेसीज भी आती हैं, उसको भी जो है प्लीज थोड़ा सा देख लीजिए। कि फैलेसी ऑफ कंपोजिशन कहता है बेसिकली कि आप जो है कोई होल है उसके पार्ट्स में भी होल के प्रॉपर्टीज को एक्सपेक्ट करें, ये गलत हो जाता है। और इस तरीके से फैलेसी ऑफ कंपोजिशन होता है कि कोई छोटे हैं, छोटे पार्ट्स हैं, उसमें उसके प्रॉपर्टीज को होल में अगर एक्सपेक्ट करें तो गलत हो जाता है। फैलेसी ऑफ डिवीजन कहता है कि कोई होल है उसके अगर पार्ट्स करते हैं तो उसके पार्ट्स में जो प्रॉपर्टीज हैं वो होल के प्रॉपर्टीज होने चाहिए, ये भी गलत हो जाता है। और उसके एग्जांपल्स उन्होंने देके रखे। तो कहीं ना कहीं जीनोस पैराडॉक्स आपको ये भी चीज बताने की कोशिश करता है, या पैराडॉक्सेस मुझे कहना चाहिए जीनो के, क्योंकि जीनो का एक पैराडॉक्स नहीं, वो बहुत सारे इस तरीके के एग्जांपल्स देके बहुत सारे पैराडॉक्सेस क्रिएट करता है कि फैलेसी ऑफ कंपोजिशन और डिवीजन की जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। जो कोई स्मॉल पार्टिकल आप ही का एक सर्टेन होल का स्मॉल पार्टिकल जिस तरीके से बिहेव करेगा उस तरीके से होल पार्टिकल बिहेव करेगा कि, या होल उसका जो है कॉम्पोजिट उसका जो है वो बिहेव करेगा कि नहीं करेगा, ये जरूरी नहीं होता है। इस चीज को अगर समझे तो आप काफी हद तक जो है जीनोस पैराडॉक्सेस से बाहर आ सकते हैं। अब मैं आपको 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी में आपको मिल जाएगा, और मैंने आपको ऑलरेडी स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी का लिंक अवेलेबल कराया है। जीनोस पैराडॉक्स वाला लिंक भी जो है इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा आपको। वो कहते हैं कि व्हाट इज दिस टेम्पोरल बिकमिंग, द सपोज्ड प्रोसेस बाय व्हिच द प्रेजेंट कम्स इनटू बीइंग। थिंकर्स लाइक जैसे बर्गसन है, जेम्स है, व्हाइटहेड है, कहते हैं that Zeno's paradoxes show that space and time are not structured as a mathematical continuum. They argued that the way to preserve the reality of motion was to deny that space and time are composed of points and instants. अब ये जो है बेसिकली बताता है कि जब भी कोई चीज घटना घट रही होती है तो इट कम्स इनटू बीइंग, उसके बाद इट नेवर एग्जिस्ट लाइक दैट, है ना। आप उसको पुराने या किसी भी नए फॉर्म में अगर उसको इक्वेट करने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ या गलत हो जाएगा। अगेन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन, बट मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि देयर आर कॉन्सेप्ट्स लाइक दिस जो बताते हैं कि समथिंग बिकम्स अ रियलिटी फॉर दैट इंस्टेंस, उसके आगे पीछे वो रियलिटी नहीं होता है। तो दिस इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेम्पोरल बिकमिंग जो कि मैं आपको बता रहा था। इस तरीके से इन्फिनिटेसिमल्स, है ना, तो इन्फिनिटेसिमल्स या इन्फिनिटेसिमल्स लोग बोलते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये देखिए ये न्यूटन का कहना था, स्मॉलर देन एनी फाइनाइट नंबर बट लार्जर देन जीरो आर अननेसेसरी। A Newton calculus, for instance, effectively made use of such numbers, treating them sometimes as zero and sometimes as finite, है ना। ये देखिए कभी negligible हो गया, कभी considerable हो गया। The problem with such an approach is that how to treat the numbers is a matter of intuition, not figure. कोई भी कैलकुलेशन की जो है आप वो नहीं कर सकते हो, यानी कि जो है आप 100% श्योर नहीं हो सकते, कभी उसको जीरो या कभी उसको 1 ले लिया जाए। तो इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग भी हुआ करती थी। However, in the 20th century, Robinson showed how to introduce infinitesimal numbers into mathematics. This is the system of non-standard analysis. तो ये real analysis या analysis नहीं बचता है, ये जो है ये जिसे कहते हैं कि इसको हम कहते हैं कि ये it becomes a non-standard analysis. Infinitesimals जो है ये एक बहुत important aspects होते हैं मैथमेटिक्स के, और आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि इन्फिनिटेसिमल्स की जो है एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। आपको जब कैलकुलेशंस करने होते हैं बड़े और इस तरीके के जिसे कहना चाहिए कॉम्प्लेक्स, तो उसमें ये हेल्प करते हैं, है ना। और फिर वो आपको क्लोजर टू ट्रूथ और रियलिटी लेकर जाते हैं, rather than if you consider something negligible and considerable and so on. तो ये भी कुछ इश्यूज बन सकते हैं। बट मैं आप सभी को फिर से रिक्वेस्ट करूंगा
to come back to again the original question. And what is the original question? The original question is, what is a paradox and what is its relevance? एक पैराडॉक्स होता क्या है बेसिकली, चाहे जीनो है या अभी हमने लायर्स देखा था या मैंने आपको बार्बर्स बताया है, आगे चल के मैं आपको और भी बहुत सारे पैराडॉक्सेस बताऊंगा, कल अगेन एक नया पैराडॉक्स बताऊंगा, परसों अगेन एक कोई नया हम इस तरीके का इशू डिस्कस करेंगे। इसमें व्हाट इज द मोस्ट जैसे कहना चाहिए कि रेलिवेंट और सिग्निफिकेंट थिंग विच वी शुड कीप इन आवर माइंड, पैराडॉक्सेस आपको कुछ अनअटेंडेड क्वेश्चंस या कुछ अनअटेंडेड या अनएग्जामिन्ड कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताते हैं, और अगर आप उन चीजों का ध्यान रखें तो आपके बेसिक कैलकुलेशंस या आपकी बेसिक स्टडी में उन टाइप की गलतियां या उस तरीके का जो मुझे कहना चाहिए लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट लेने से आप बच जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको पैराडॉक्सेस के बारे में नहीं पता या पैराडॉक्सेस को नहीं स्टडी कर रहे या अभी कोई भी चीज को आपने जो है थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि व्हाट इज द वर्ड फॉर इट, जब हम कहते हैं कि कोई चीज वेल डिफाइंड नहीं है तो उसको क्या कहते हैं कि व्हाट इज द वर्ड यार, कोई मुझे बता सकता है? कोई चीज अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं? एम्बिगुअस। हाँ एम्बिगुअस। हाँ, एम्बिगुअस तो है, एम्बिगुअस तो मतलब एक से ज्यादा मीनिंग है, और थोड़ा सा अगर लूजली डिफाइंड है कोई चीज तो उसको हम क्या कह सकते हैं? इट इज देयर इज अ वर्ड फॉर इट, मैं भूल जाता हूँ, वी से है शायद वो वर्ड। वेग सर, वेग। हाँ, वेग वेग वेग। ओहो, ये देखिए, तो वेगनेस की जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। कॉन्सेप्ट्स विच आर वेग कैन नेवर गिव यू थिंग्स विच आर रियल बाय नेचर। जो रियल एग्जिस्ट करता है और उसका जब बहुत ही इन्फिनिटेसिमल स्मॉलर चीज को लेकर आ जाते हैं और उसको जब हम डिफाइन करते हैं तो वो बहुत छोटा हो जाता है। हमने ये जो है बहुत बार फिलोसफी ऑफ साइंस में भी ये वाला प्रॉब्लम फेस किया। तो यू अंडरस्टैंड कि ओके, there are some problems when you divide something more than something, है ना? तो वो जो है ये एक प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको हमेशा इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सोचने के लिए कहूंगा।